हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पाइस सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से कैसे होता है, इसके एक्सप्रेशन को डेराइव करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हम समझेंगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसको डिस्कस कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्लैब में जो है रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको रिफ्रैक्शन तो पता ही है कि रिफ्रैक्शन जो होता है, जब लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो वो थोड़ा सा बेंड होती हैं या फिर जो है दूर जाती हैं। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ग्लास जो स्लैब होता है उसमें कैसे होता है, तो आइए समझते हैं। देखिए, आपके सामने ये ग्लास स्लैब है। अब जैसे ग्लास स्लैब है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो है ऊपर की तरफ जो है वो जो मीडियम है वो है रेरर, यानी कि ऊपर क्या मिलेगा, आपको एयर मिलेगा। अब एयर आपको पता है कि रेरर मीडियम होता है। और जैसे आप नीचे आओगे तो नीचे आपका क्या है, वापस से ग्लास है। तो ग्लास क्या हो जाएगा आपका, डेंसर मीडियम। फिर नीचे आप आओगे तो यहाँ पे फिर से आपको क्या मिलेगा, एयर मिलेगा। तो ये भी एयर क्या हो जाएगा आपका, रेरर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखने का जो तरीका होता है, इसे मान के चलते हैं, ये है म्यू ए। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, म्यू जी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वापस से म्यू ए। ठीक है, तो मतलब ये आपका हो गया एयर, ये आपका ग्लास, और ये क्या हो गया आपका वापस से एयर। तो ये रेरर है और ये है डेंसर। आपको पता है कि जब भी लाइट रेस रेरर टू डेंसर आती हैं तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती हैं, और जब भी डेंसर टू रेरर जाती हैं तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाती हैं। आइए समझते हैं इसको, ये कैसे होता है। जैसे आपके सामने एक इंसिडेंट जो है वो लाइट रे आ गई है। अब आप देखोगे तो ये जो लाइट रे है ये थोड़ा सा बेंड होके इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये लाइट रेस यहाँ से आई और यहाँ से बेंड होके ये आपको दिखाई पड़ रही है। क्योंकि ये बेंड हुई है, यहाँ पे एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल से बेंड इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है वो क्या है, आपका डेंसर है। फिर वापस आप देखोगे तो वापस से जब ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है लाइट रेस, तो ये जो है दूर जा रही है। अगर इस पे एक नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे, अगर यहाँ पे पहली बात तो ये समझो कि ये जो लाइट रेज है इसको सीधा इस तरीके से निकल के आना चाहिए था। जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो लाइट रेज है इसका रास्ता इस तरीके से सीधे होना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रही है, एक बार यहाँ पे आके बेंड हो रही है, फिर बेंड होने के बाद वापस से ये वहीं पे आ रही है। तो ये फिनोमिना जो है वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये कुछ दूरी जो है वो डिस्टेंस इसके में डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि ये लाइट यहाँ पे आ रही है, इसको आना यहाँ से चाहिए था। तो इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको हम सिंपली डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसको हम क्या करेंगे, बोल देंगे। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। इसको हमने डी से डिनोट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल हो गया आपका। ये नॉर्मल से देखो लाइट रेस क्या कर रही है, ऐसे आ रही है, आने के बाद इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रही है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जा रही है। यहाँ पे भी आप देखोगे एक नॉर्मल, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इस वाले कंडीशन में, तो ये यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या मिल रहा है, रेरर मीडियम नहीं है, ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर से कहाँ आ रही है, रेरर। जब रेरर में आएगी तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल से क्या कर रही है, थोड़ा सा दूर जा रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप सभी को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपको एंगल एक बन रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सा रे हो जाएगा, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हमने नाम दे दिया I1। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे एक एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक आपका एंगल बनेगा, इस एंगल को हमने नाम दे दिया मान के चलिए R1। ठीक है, और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, ये भी इंसिडेंट वाला है, तो इसको हम कहेंगे I2 लिख देते हैं इसको। ठीक है, पहले को I1, दूसरे वाले को I2। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस केस में जो एंगल बन रहा है इसको हमने नाम दे दिया R2। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इस तरीके से एंगल जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। अब ये जो लाइट रे जो कि इसका डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस लाइट को हम बोलते हैं, जो इसका रे है इसको हम बोलेंगे इमरजेंट रे। ठीक है, इस लाइट रे को हम क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे, जो कि जिसका डबल बार जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है उसे हम बोलेंगे इमरजेंट रे। तो चलिए एक बार सबका हम नाम जो है यहाँ पे रख देते हैं। मान के चलते हैं ये हमारा जो है ग्लास प्रिज्म है, ये ए, ये रखेंगे बी,
और ये आपका हो गया C और ये D। अच्छा, इस ग्लास प्रिज्म की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, कुछ ना कुछ तो मोटाई इसका होगा ही। तो मान लेते हैं इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, T हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की मोटाई, यहाँ तक की जो मोटाई है वो T हो गई है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये लाइट रेज आ तो रही है, लेकिन ये जो लाइट रे है इसी के जो है पैरेलल ही आ रही है। ये दोनों लाइट रेज जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये तो आपको एक्सटेंड करने पे मिला है, रिट्रेस करने पे मिला है। तो ये दोनों आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब प्रूफ कैसे कर सकते हैं, अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए तो आप मान के चलो कि ये दोनों, ये जो है, ये जो लाइट रेज है और यहाँ पे जो लाइट रेज है ये इसके पैरेलल है, मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा जो है वो शिफ्ट हो गई है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर हो गया है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, इस पहले वाले केस में हम लोग स्नेल जो लॉ है उसको लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का क्या मान रखा है, म्यू ए। ठीक है, म्यू ए इंटू यहाँ पे आप क्या लगाओगे, साइन I1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आपको लगाना है डेंसर मीडियम के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू जी। तो आप क्या लिखोगे, म्यू जी इंटू साइन, इसके बाद यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका R1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप म्यू जी अपॉन म्यू ए, ठीक है, म्यू जी अपॉन म्यू ए की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा, म्यू जी अपॉन म्यू ए की वैल्यू निकालोगे तो आएगा साइन I1 अपॉन साइन R1। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी स्नेल रूल लगा सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो देखो, म्यू जी इंटू ये वाला आपका एंगल तो हो जाएगा म्यू जी इंटू साइन I2, ये इक्वल हो जाएगा किसके, म्यू ए इंटू साइन R2 के। तो ये हो जाएगा म्यू ए इंटू साइन R2। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब वापस से यहाँ पे भी हम वही वैल्यू निकालेंगे, म्यू जी अपॉन म्यू ए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू जी अपॉन म्यू ए की वैल्यू जो होगी वो होगी साइन R2 अपॉन साइन I2। ठीक है, अब देखो वापस से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आपको गेन होगी। यहाँ पे देखिए एम जी साइन I2 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देना। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये इक्वेशन जो है म्यू जी बाई म्यू ए के बराबर है, ये भी इक्वेशन म्यू जी बाई म्यू ए के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कह सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ सेम थिंग के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल होगा किसके, इसको इक्वल होगा साइन R2 अपॉन साइन I2 के। ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के इक्वल हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें ज्योमेट्री को यूज करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट जो है स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी तक हमने कहाँ तक इसको डिराइव किया, तो हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल होगा साइन R2 अपॉन साइन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका I2। ये ऐसे इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने आपको अभी डिराइव करके दिखाया कि ये दोनों सेम चीज़ के इक्वल हैं, यानी म्यू जी बाई म्यू ए के इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो इसमें एक छोटी सी ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल R1 इक्वल टू एंगल I2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल है, इस वजह से आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल R1 और एंगल I2 आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कट जाएगा सब। तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, सीधा ऊपर से आपका बचेगा कि साइन I1 इक्वल टू साइन R2। अच्छा, ये साइन से साइन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, I1 इक्वल टू R2। ठीक है,
I1 इक्वल टू R2। अब ये जो है आपको सीधा सीधा बता रहा है कि ये जो एंगल I1 है और ये जो एंगल R2 है आपस में क्या है, इक्वल है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है ये और ये जो आपकी लाइन है यहाँ जो चली थी और यहाँ पे ये जो डेविएट होके इस तरीके से जा रही है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। भले ही थोड़ा सा लेटरली ये शिफ्ट हुए हैं लेकिन आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लाइन को अगर कोई हम नाम दे दें, जैसे कि यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया मान के चलो M, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया M और इसको हमने नाम दे दिया O, ठीक है। तो ये जो लाइन है जो MO है और ये जो लाइन है इसको हमने नाम दे दिया L। तो ये जो लाइन है ये आपस में कैसे हैं, दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन जो है वो दे देता है बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप आप सभी को ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी जो है हम डिस्कस करते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आती है। अब इसको करने के लिए आपको यहाँ पे एक दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम एक बार नाम दे देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं हम M, इसको हम नाम देंगे N, इसको नाम देंगे हम O और इसको P, इसको Q, ठीक है। और कुछ बच रहा है इसमें, नहीं बच रहा, ठीक है। तो जनरली हमने नाम इसको ऐसे दे दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो है निकालना है, D की वैल्यू निकालनी है। तो D को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इस एंगल को भी हम एक एंगल मान लेते हैं, ये एंगल जो है वो डेल्टा है, ठीक है। अब ये डेल्टा एंगल है तो यहाँ से ये 90 डिग्री बना रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस D की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ये जो D है इसको हमने O मान रखा है, ठीक है, ये O है और इसको हमने कोई नाम तो दिया नहीं है, तो चलिए मान लेते हैं, L तो कहीं नहीं लिया है ना, चलिए इसको हम L मान लेते हैं, OL, ठीक है। तो OL है तो यही तो हमारा D भी तो है ना, चाहे इसको हम D बोले चाहे हम इसको OL बोले, बात एक ही है। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बताओ हमें क्या लगाना होगा, कौन सा रेशियो लगाएं जिसमें हमें ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनस और ये आपका बेस, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन जो है वो हमको पता चल जाए। तो इस कंडीशन में हम कौन सा रिलेशन लगाते हैं, तो वो होगा साइन। साइन जो है वो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों के बीच का रिलेशन बता देता है। तो आप क्या निकालोगे, साइन डेल्टा, ठीक है। देखो हमेशा इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे आप साइन डेल्टा निकालोगे तो इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका कितना है, OL, या फिर इसको हम D लिख सकते हैं, तो इसको हम D लिख देते हैं, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, तो N से O, ठीक है। तो NO जो है वो आपका क्या है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ से अगर आप D निकालना चाहो तो D इक्वल टू क्या निकल के आएगा, NO इंटू साइन डेल्टा, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिक्कत इस बात को आ रही है कि ये जो NO है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई पड़ा है, इसको थोड़ा सा हम जो है एक्सटेंड करेंगे, जो कि हमने नॉर्मल बनाया था इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये एंगल इसके R1 के सामने ये वाला एंगल पड़ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये वापस से आपका हाइपोटेनस और ये क्या हो गया, बेस। और इस बेस की वैल्यू कितनी है, तो जो जितना आपका थिकनेस है स्लैब का T, देखो ये जो DC की वैल्यू है यही तो N, और इस पॉइंट को हम Z मान लेते हैं, N और Z के बराबर तो है ना। तो ये T है तो ये भी कितना होगा, T होगा, यानी बेस कितना हो गया, T, हाइपोटेनस और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो हमें वैल्यू निकालनी है NO की, यानी हाइपोटेनस की। तो हाइपोटेनस और बेस के बीच में रिलेशन कौन बताता है, तो वो आपका जो रेशियो है वो है कॉस। तो कॉस लेंगे तो कॉस, अच्छा एंगल कौन सा लेंगे, तो एंगल हमें लेना है R1, तो कॉस R1 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है आपका, बेस है NZ और NZ की वैल्यू किसके बराबर है, T के बराबर है। तो हम क्या रखेंगे, आपका बेस, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, NO, ठीक है। तो NO, तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो NO की वैल्यू क्या आ जाएगी, T अपॉन कॉस R1, ऐसे आ गई। अब हमें यहाँ से NO की वैल्यू तो मिल गई, तो हम क्या करेंगे, D इक्वल टू जहाँ पे NO लिखा है वहाँ पे क्या रखेंगे, T अपॉन कॉस R1 इंटू साइन डेल्टा, ऐसे लिख देंगे।
अब ये हमारा जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो चुका है, लेकिन आप चाहें तो इसको थोड़ा सा I1 और R1 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखा जा सकता है तो उसको हम चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब आपको ये एंगल जो है आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब ये एंगल आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा ये एंगल, ठीक है। ये एंगल आप देखो और यहाँ पे आप ये पूरा बड़ा वाला एंगल देखो, ठीक है। अब इस आप बड़े वाले एंगल में देखोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9th की चीजें हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो I1 है, जो I1 एंगल है वो किसके बराबर होगा? R1 प्लस डेल्टा के, ठीक है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वर्टिकली क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इस वजह से ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब ये वर्टिकली अपोजिट है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से अगर आप डेल्टा की वैल्यू निकालो तो क्या होगा? I1 माइनस R1 इक्वल टू डेल्टा। तो जहाँ पे डेल्टा लिखा है वहाँ पे I1 माइनस R1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन जो है आपका कैसे रिप्लेस हो जाएगा? तो D इक्वल टू हो जाएगा T अपॉन कॉस R1, ठीक है, इंटू साइन, जहाँ डेल्टा लिखा है वहाँ पे क्या लिखोगे? I1 माइनस R1, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा आपका जो एक्सप्रेशन है वो जो है डेराइव हो चुका है। तो इतना आपको डेराइव करना है, इसके बाद आपको एग्जाम में जो है अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।